Hello everyone and welcome back to the dental world. Today we are going to discuss an important topic of oral histology, life cycle of ameloblast. In this lecture, we will understand what ameloblasts are, how they develop, and the different stages they pass through during enamel formation, and why this topic is clinically and academically important for BDS first year student. So without wasting any time, let's begin the topic. आज हम पढ़ेंगे ओरल हिस्टोलॉजी का लाइफ साइकिल ऑफ एमिलोब्लास्ट। हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एमिलोब्लास्ट। चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। लाइन कहती है एमिलोब्लास्ट आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनामल फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि एमिलोब्लास्ट बहुत ही खास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका सिर्फ एक मेन काम होता है एनामल बनाना। और ये जो इनामल होता है वो हमारी टूथ की सबसे आउटर लेयर होती है और सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है। अगर एमिलोब्लास्ट नहीं होंगे तो इनामल नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द इनर इनामल एपिथेलियम ऑफ द इनामल ऑर्गन। एग्ज़ाम में इसका ओरिजिन बहुत पूछा जाता है। जब हमारा टूथ डेवलप हो रहा होता है तो वहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे इनामल ऑर्गन कहते हैं। इस इनामल ऑर्गन की सबसे अंदर वाली लेयर यानी इनर इनामल एपिथेलियम आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती है एमिलोब्लास्ट में। तो याद रखना इसका सोर्स है इनर इनामल एपिथेलियम। तीसरा पॉइंट देखो, एमिलोब्लास्ट पार्टिसिपेट इन एमिलोजेनेसिस एंड पास थ्रू सेवरल फंक्शनल स्टेजेस। इनामल बनाने की पूरी प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस को एक साइंटिफिक नाम दिया गया है एमिलोजेनेसिस। जो एमिलोब्लास्ट होते हैं इस प्रोसेस में वो अपना काम करते वक्त अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि मॉर्फोजेनिक स्टेज, सेक्रेटरी स्टेज, मैचुरेशन स्टेज। इन स्टेजेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट पर स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आफ्टर टूथ इरप्शन एमिलोब्लास्ट डिसअपियर, देयरफॉर एनामल कैन नॉट रीजेनरेट। जब हमारा टूथ गम्स से बाहर निकल आता है जिसे हम टूथ इरप्शन कहते हैं, तो ये एमिलोब्लास्ट सेल पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। अब आप ही सोचो, जब बनाने वाले सेल्स ही नहीं बचे तो क्या इनामल दोबारा बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। इस वजह से अगर इनामल एक बार टूट जाए या घिस जाए तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता। पेज के लास्ट में एक हाई यील्ड पॉइंट लिखा है, इनामल इज एन एक्टोडर्मल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट। हमारी बॉडी 3 लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो टूथ के बाकी हिस्से होते हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं, लेकिन एनामल अकेला ऐसा पार्ट होता है जो एक्टोडर्मल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसे बनाने वाले एमिलोब्लास्ट खुद एक्टोडर्म से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ साइकिल ऑफ एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट जब अपना काम करते हैं तो वो टोटल 6 स्टेप्स से गुजरते हैं। इन सारी स्टेजेस के नाम लाइन से याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलो एक एक करके इनके नाम देखते हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ मॉर्फोजेनिक स्टेज। इस स्टेज में सेल्स का बेसिक शेप और साइज डिसाइड होता है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। इसे हिस्टोडिफ्रेंशिएशन स्टेज भी कहते हैं। इसमें सेल्स खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं और इनामल बनाने के लिए तैयार होते हैं। थर्ड है फॉर्मेटिव स्टेज और सेक्रेटरी स्टेज। यहाँ ये सबसे मेन स्टेज है। यहाँ सेल्स एक्चुअली इनामल मैट्रिक्स को सेक्रीट यानी बनाना शुरू करते हैं। फोर्थ है मैचुरेशन स्टेज। जो इनामल पिछली स्टेज में बना था उसको यहाँ मिनरल्स देकर मजबूत और मैच्योर बनाया जाता है। फिफ्थ है प्रोटेक्टिव स्टेज। इनामल बनाने के बाद ये सेल्स उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ताकि जो टूथ हो वो सेफ रहे। नेक्स्ट स्टेज है डेस्मोलिटिक स्टेज। लास्ट स्टेज में सेल्स कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक करते हैं ताकि टूथ आराम से गम से बाहर निकल सके, जिसे हम टूथ इरप्शन कहते हैं। तो ये थी एमिलोब्लास्ट की पूरी 6 स्टेज के नाम।
आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके हर स्टेज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली स्टेज है मॉर्फोजेनिक स्टेज। इसके नाम को ध्यान से देखो। मॉर्फो का मतलब होता है शेप्स और जेनेटिक या जेनेसिस का मतलब है बनाना, यानी ये वो स्टेज है जहाँ टिथ का शेप डिसाइड होगा। एक एक पॉइंट रीड करते हैं। चलिए, पहला और दूसरा पॉइंट कहता है कि ये एमीलोब्लास्ट लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में जो इनर इनामल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं उनका शेप क्यूबॉइडल या लो कॉलमनार होता है, यानी थोड़े छोटे और स्क्वायर रेक्टेंगुलर जैसे दिखते हैं। तीसरा पॉइंट सबसे मेन है, सेल्स डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द फ्यूचर क्राउन। इस स्टेज में ये सेल्स आपस में मिलकर ये तय करते हैं कि जो टूथ का ऊपर का हिस्सा है जिसे हम क्राउन कहते हैं उसका फाइनल साइज और शेप कैसा दिखेगा। अब फोर्थ पॉइंट पर ध्यान दो, नो इनामल और डेंटिन फॉर्मेशन अकर्स। नो इनामल और डेंटिन फॉर्मेशंस अकर। ये एग्ज़ाम में गलती मत करना। इस स्टेज में अभी कोई भी इनामल या डेंटिन बनना शुरू नहीं होता है। ये सेल्स अभी सिर्फ प्लानिंग और शेपिंग कर रहे होते हैं। नीचे की पॉइंट में साफ लिखा है, दिस स्टेज इज़ कंसर्न विथ क्राउन मॉर्फोलॉजी, यानी इस स्टेज का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्राउन की मॉर्फोलॉजी यानी उसके स्ट्रक्चर और डिज़ाइन पर होता है। अब मूव करते हैं सेकंड स्टेज पर, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग हिस्टो डिफरेंशिएशन स्टेज। इस स्टेज में सेल्स खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने फंक्शंस के हिसाब से चेंज यानी डिफरेंशिएट होंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। पहला और दूसरा पॉइंट देखो, जो इनर इनामल एपिथेलियम के सेल्स पिछली स्टेज में क्यूबॉइडल थे, अब वो इलोंगेट मतलब लंबे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्री एमीलोब्लास्ट। इसके साथ ही एक डिफरेंशिएट होकर ये सेल्स इसी के साथ डिफरेंशिएट होकर फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं, यानी अब ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्री एमीलोब्लास्ट्स इंड्यूस डेंटल पैपिला सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू ओडेंटोब्लास्ट। यहाँ एक स्पेशल रिलेशन होता है जिसे इंडक्शन कहते हैं। ये प्री एमीलोब्लास्ट अपने नीचे बैठे डेंटल पैपिला के सेल्स को सिग्नल भेजते हैं, इंड्यूस करते हैं कि भैया अब आप भी बदल जाओ और ओडेंटोब्लास्ट बन जाओ। और आपको पता ही है कि ओडेंटोब्लास्ट का काम है डेंटिन बनाना। जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है कि दोनों लेयर के बीच में जो बेसल लमाइना है मतलब बाउंड्री वॉल थी वो अब ब्रेक डाउन मतलब टूट जाती है। और सबसे ज़रूरी बात है, डेंटिन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। डेंटिन फॉर्मेशन बिगिंस बिफोर इनामल फॉर्मेशन। दांत में इनामल से पहले डेंटिन बनना शुरू होता है। ये बात बहुत से लोग गलत लिखते हैं, पर आपको याद रखना है कि पहले डेंटिन बनेगा फिर ही इनामल बनना शुरू होगा। इसका की पॉइंट को ध्यान से देखो कि ओडेंटोब्लास्ट डिफरेंशिएशन प्रीसीड्स एमीलोब्लास्ट फंक्शन। इसका मतलब वही है कि जो हमने अभी समझा, ओडेंटोब्लास्ट का बनना और एक्टिव होना एमीलोब्लास्ट के इनामल बनने के फंक्शन से पहले होता है। प्रीसीड्स यानी पहले होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लाइफ साइकिल की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज पर, स्टेज थर्ड, फॉर्मेटिव और सेक्रीटरी स्टेज। इसके नाम से ही पता चलता है सेक्रीटरी, यानी यहाँ एक्चुअल सेक्रीशन और फॉर्मेशन होने वाला है। चलो पॉइंट्स को देखते हैं। पहला और दूसरा पॉइंट कहता है कि जो प्री एमीलोब्लास्ट पिछली स्टेज में थे अब वो पूरी तरह से मैच्योर एमीलोब्लास्ट बन चुके हैं। इनका शेप अब और बदल जाता है, मतलब ये अब टॉल कॉलमनार हो जाते हैं और यानी लंबे खंबे पिलर्स जैसे दिखने लगते हैं। और तीसरा पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क कर रख लो। तो टोम्स प्रोसेस डेवलपमेंट के से रिलेटेड है तीसरा मतलब जो पॉइंट है। टोम्स प्रोसेस डेवलप्स एट द अपाइकल एंड। एमाइलोब्लास्ट सेल के नीचे वाले हिस्से अपाइकल एंड पर एक छोटा सा कॉनिकल प्रोट्रूजन या प्रोजेक्शन बन जाता है, जिसे टोम्स प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस ही इनामल को सेक्रीट करने के लिए जिम्मेदार होती है।
एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है टोम्स प्रोसेस किस स्टेज में बनती है, तो याद रखना। और फिर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पर आओ तो इस स्टेज में इनामल मैट्रिक्स प्रोटीन सेक्रीट होते हैं। इनामल मैट्रिक्स प्रोटीन सेक्रीट होते हैं, यानी इनामल का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बनना शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे मेजर प्रोटीन कौन सा होता है? एमिलोजेनिन। सिक्स्थ पॉइंट है कि इनामल रॉड्स या प्रिज्म बनते हैं जो इनामल की मेन स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। और फिर एक की पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें लिखा है दिस इज़ द स्टेज ऑफ एक्टिव इनामल मैट्रिक्स फॉर्मेशन। यानी अगर पूरी लाइफ साइकिल में आपसे कोई पूछे कि इनामल किस स्टेज में बनता है, तो आप ये कहेंगे सेक्रेटरी या फॉर्मेटिव स्टेज में। अगली स्टेज है फोर्थ स्टेज, मैचुरेशन स्टेज। पिछली स्टेज में जो इनामल का जो स्ट्रक्चर है वो बना था वो अभी सॉफ्ट था। इस स्टेज में उसको मिनरल्स देकर बहुत ही ज़्यादा हार्ड और मैच्योर बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट है यहाँ इनामल मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड होना शुरू हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनो। एमिलोब्लास्ट शो साइक्लिक चेंजेस। इस स्टेज में एमिलोब्लास्ट सेल्स दो तरह के शेप्स बदलते हैं। पहला है रफल एंडेड एमिलोब्लास्ट, जो इनामल के अंदर मिनरल्स को पंप करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। दूसरा है स्मूथ एंडेड एमिलोब्लास्ट, जो बदले में वहाँ से वेस्ट चीज़ें को बाहर निकालते हैं। ये दोनों टाइप बारी बारी से आते रहते हैं। तीसरा और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि मिनरल्स आर डिपॉजिटेड, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस जमा होते हैं और सेल्स वहाँ से वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव कर देते हैं, यानी पानी और प्रोटीन को तो सुखा कर बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह मिनरल्स भर दिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि मैच्योर इनामल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 96% मिनरलाइज्ड। इस हार्ड वर्क की वजह से इनामल पूरी तरह से 96% इनऑर्गेनिक मिनरल से भर जाता है, जो इसको हमारी बॉडी से पहले कोस्ट का सबसे हार्ड सब्सटेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि 96% इनऑर्गेनिक मिनरल है, सो इट्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एक की पॉइंट दिया गया है नीचे, इनामल गेन्स हार्डनेस ड्यूरिंग मैचुरेशन। तो इसमें तो वही है कि इनामल को अपनी ताकत और हार्डनेस किस स्टेज में मिलती है, तो आपका आंसर होगा मैचुरेशन स्टेज में। फिफ्थ स्टेज है प्रोटेक्टिव स्टेज। मैचुरेशन स्टेज के बाद जब इनामल 96% मिनरलाइज होकर सॉलिड हो जाता है, तब एमिलोब्लास्ट का काम थोड़ा बदल जाता है। वो अब इनामल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। चलो पॉइंट्स देखते हैं। पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इस स्टेज में जो एमिलोब्लास्ट पहले टॉल कॉलमनार थे, वो अब शॉर्टर और फ्लैटेंड, छोटे और थोड़े से चपटे हो जाते हैं। ये फ्लैटेंड सेल्स बाकी की लेयर्स के साथ मिलकर एक नई कंपोजिट लेयर बनाते हैं, जिसे हम REE रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है REE। तीसरा और फोर्थ पॉइंट कहता है कि RED प्रोटेक्ट्स ये जो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम है, इट प्रोटेक्ट्स इनामल अंटिल टूथ एरप्शन, यानी जब तक टूथ एरप्ट नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, तब तक ये लेयर नए बने इनामल्स को बचा कर रखती है, ताकि कोई और टिश्यू इसके कांटेक्ट में आकर इसे डैमेज ना करे। बाद में जब टूथ एरप्ट कर जाता है तो यही REE जो कि रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम थी, आगे चलकर जंक्शनल एपिथेलियम बनाने में कंट्रीब्यूट करती है, जो टूथ और गम्स को आपस में अटैच करता है, जोड़े रखता है। इसका की पॉइंट है कि रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स न्यूली फॉर्म्ड इनामल, यानी इस स्टेज का पूरा फोकस नए और जो कच्चे इनामल को सिक्योरिटी देने का काम करता है। सो ये लास्ट स्टेज है डेस्मोलिटिक स्टेज। इस स्टेज का मेन काम होता है रास्ता साफ करना, ताकि टूथ बाहर निकल सके। तो पहला और दूसरा पॉइंट कहता है कि एमिलोब्लास्ट लाइफ साइकिल की फाइनल स्टेज है ये। इस स्टेज में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कुछ खास तरह से एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। ये एंजाइम्स बहुत पावरफुल होते हैं और कटिंग डिज़ोल्विंग का काम करते हैं। तीसरा और फोर्थ पॉइंट कहता है कि
कनेक्टिव टिश्यूज़ ओवरलाइंग इरप्टिंग टिथ इज़ ब्रोकन डाउन। जब टूथ गम्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके ऊपर की जो कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोसा की लेयर होती है, ये एंजाइम्स उसे घोल देते हैं, मतलब यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस वजह से टूथ के निकलने के लिए एक साफ रास्ता बन जाता है, जिसे हम कहते हैं इरप्शन पाथवेज क्रिएटेड। और इसका जो की पॉइंट है, इसमें लिखा है कि दिस स्टेज असिस्ट टू टूथ इरप्शन। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए टूथ इरप्शन में एमीलोब्लास्ट की कौन सी स्टेज मदद करती है, तो बिना किसी डाउट के लिखना है डेस्मोलेटिक स्टेज, क्योंकि डेस्मो का मतलब होता है टिश्यू और लेटक का मतलब होता है तोड़ना। सो इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये निकलता है कि पहला पॉइंट देखो, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एमीलोब्लास्ट पास थ्रू 6 फंक्शनल स्टेजेस ड्यूरिंग एमिलोजेनेसिस। हमने देखा कि कैसे ये सेल्स पूरी प्रोसेस के दौरान 6 अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। इनकी यही एक्टिविटीज़ थी, डिसाइड करती है कि मतलब एनामल का मैट्रिक्स कैसे बनेगा फॉर्मेशन से, उससे मिनरलाइज कैसे किया जाएगा मैचुरेशन से, और टूथ के बाहर निकलने में कैसे हेल्प मिलेगी इरप्शन असिस्टेंस। सो लास्ट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें सिंस एमीलोब्लास्ट डिसअपियर आफ्टर इरप्शन, एनामल हैज़ नो रिजेनरेटिव कैपेसिटी। सो टूथ के आने के बाद एमीलोब्लास्ट हमेशा के लिए गायब हो जाता है, इसलिए एनामल के पास खुद को रीजनरेट करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती। अगर एनामल गया तो वो परमानेंट चला जाएगा। तो ये था एमीलोब्लास्ट की पूरी लाइफ साइकिल का एक एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप इट हेल्प्स। सो कीप प्रैक्टिसिंग these points for your university exam, and thank you so much for watching. If this lecture helps you understand the concept easily, please do like, share and subscribe to the Dental World for more BDS and dental education lectures.